नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज भूकंप के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो धरातल है उसके नीचे पृथ्वी की कई परतें हैं और उन्हीं परतों के कारण पृथ्वी में अंतर्जात बल और पृथ्वी के ऊपर बहिर्जात बल कार्य करता है। तो इस अंतर्जात और बहिर्जात बल पर हमारा पहले से ही एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात बल। तो आइए अब देखते हैं कि इन बलों के द्वारा भूकंप कैसे आता है। तो हमारी पृथ्वी पर कोई भी कार्य करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी बल के अनुसार हमारी पृथ्वी पर अंतर्जात और बहिर्जात बल कार्य करते हैं। तो इन बहिर्जात बलों और अंतर्जात बलों के कारण पृथ्वी में कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब ये ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा कहीं पर इकट्ठी हो जाती है तो वो निकलने का प्रयास करती है, और जब ऊर्जा ये बाहर निकलने का प्रयास करती है तो ऊर्जा की तरंगें बन जाती हैं, और इन तरंगों के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर कंपन उत्पन्न कर दिया जाता है, और उसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। यानी पृथ्वी के धरातल पर आंतरिक और बाहरी बलों के द्वारा जो ऊर्जा संचित होती है उसके द्वारा किया गया कंपन ही भूकंप कहलाता है। तो ये तो हमारे भूकंप के बारे में कुछ जानकारी हुई। आइए देखते हैं कि इस भूकंप के कारण क्या हैं, किन कारणों से ये पृथ्वी पर भूकंप आता है। तो दोस्तों, उसमें दो कारण हैं, एक तो प्राकृतिक कारण और दूसरा मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारण में ज्वालामुखी, विवर्तनिक और संतुलन स्थापन का प्रयास, बलन, भ्रंश और प्लूटोनिक घटनाएं और गैस। तो ये है ज्वालामुखी क्रिया, इस पर जो है हमारा वीडियो पहले ही मौजूद है, और विवर्तनिक हलचलें यानी कि प्लेट टेक्टोनिक, और उस प्लेट टेक्टोनिक पर भी हमारा वीडियो मौजूद है, तो उसे हम वहाँ देख लें। और संतुलन स्थापित यानी कि जब इन प्लेटों पर बाह्य बल कार्य करते हैं, उस बाह्य बल के द्वारा आप हमारी पृथ्वी से जब असंतुलन उत्पन्न होता है, यानी एक तरफ से अवसाद अपरदित होकर दूसरी तरफ निक्षेपित हो जाता है, तो उससे जो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, तो उन असंतुलनों को संतुलित करने के लिए भी जो पृथ्वी का प्राकृतिक प्रयास किया जाता है उससे भी भूकंप आ जाते हैं। वहीं बलन है यानी बलित पर्वतों का निर्माण, और इन बलनों का बनना और बलनों का टूटना, उससे भी बलन पृथ्वी पर भूकंप आता है। और भ्रंशन है यानी पृथ्वी पर कहीं पर जब प्लेटों में तनाव होता है तो वो भ्रंशन उत्पन्न हो जाता है, उस भ्रंश से भी तनाव होता है। और प्लूटोनिक घटनाएं, ये घटनाएं पृथ्वी के अंदर होती हैं, जिनसे कि पृथ्वी के अंदर जो मौजूद मैग्मा है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और बाहर ना निकलकर पृथ्वी के अवसादीय चट्टानों में इकट्ठा होकर और जम जाता है, उसे ही प्लूटोनिक घटनाएं कहते हैं, और उससे भी भूकंप आ जाता है। और अगला है हमारा गैस। तो गैस से भी पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, जब पृथ्वी के अंदर बहुत सी गैस इकट्ठी हो जाती है, तो उस गैस के द्वारा पृथ्वी की चट्टानों पर दबाव डाला जाता है, और उस दबाव से पृथ्वी की चट्टानें जो हैं वो टूट जाती हैं, और उससे भी भूकंप आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि मानव कैसे भूकंप उत्पन्न करता है। यानी मानव एक प्राणी है, उसके बस का नहीं है कि वो भूकंप उत्पन्न कर दे, लेकिन आज का विकसित मानव इतना विकसित हो गया है कि तब वो भूकंप का कारण बन जाता है। तो उसमें कारण ये हैं कि अस्थिर प्रदेशों में, यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक विवर्तनिक रूप से अस्थिर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में मनुष्य जब सड़क, बांध, इमारतें, जलाशयों का निर्माण करता है या परमाणु परीक्षण करता है, तो हमारी इस पृथ्वी पर भूकंप आ जाते हैं। यानी मानव भी भूकंप निर्माण करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कभी बहुत भारी ट्रेन या बहुत वजनी ट्रक किसी सड़क से गुजरता है और आप वहाँ खड़े हों, तो आपको महसूस होगा कि पृथ्वी में कंपन हो रहा है। तो वो बहुत छोटा भूकंप ही होता है। ये मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य हैं जिनसे कि वह बड़ा भूकंप आ जाता है। तो अब देखते हैं इस भूकंप के कितने वर्ग होते हैं, यानी भूकंप के वर्ग क्या होते हैं। तो दोस्तों, भूकंप के 3 वर्ग हैं। यानी कि सामान्य भूकंप, ये सामान्य भूकंप पृथ्वी तल से 50 किलोमीटर की गहराई में आता है। यानी कि ये हमारा भूकंप जो आता है इसका मूल जो है वो पृथ्वी के नीचे 50 किलोमीटर की गहराई तक ही होता है।
तो हम इसे सामान्य भूकंप कहते हैं। दूसरा है मध्यवर्ती भूकंप, यानी कि जब ये पृथ्वी के भूकंप मूल की गहराई 50 से 250 किलोमीटर नीचे तक हो जाती है, तब हम इसे मध्यवर्ती भूकंप कहते हैं। और जब यही गहराई और बढ़कर 250 से 700 किलोमीटर यानी कि नीचे मेंटल में होती है, तो हम इसे गहरे भूकंप या कि पाताली भूकंप के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, यानी कि फोकस। और जहाँ पर ये भूकंप पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले महसूस होता है, यानी जहाँ सबसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर भूकंप का अनुभव किया जाता है, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। तो ये भूकंप केंद्र होता है और ये भूकंप मूल होता है, यानी कि ये एपिसेंटर होता है और ये फोकस होता है। यानी भूकंप मूल फोकस है और भूकंप केंद्र एपिसेंटर है। यहीं से भूकंपीय तरंगें चारों ओर चलती हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, यानी कैसी तरंगें होती हैं। तो उन तरंगों के 3 प्रकार हैं। प्रथम तरंग है हमारी प्राथमिक तरंग, यानी कि ये फर्स्ट तरंग है, प्राइमरी वेव्स है। इस वेव सबसे तीव्र चलती है और इसकी चाल जो है वो अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य होती है। और इस अनुदैर्ध्य चाल के कारण ये पृथ्वी की बहुत ही तीव्र चलने वाली वेव्स होती हैं, यानी कि ये तरंगे, भूकंपीय तरंगे बहुत ही तीव्र चलती हैं। और ये जो है ठोस और सरल तरल दोनों माध्यमों से गुजर जाती हैं, लेकिन ठोस में ये तेज चलती हैं तो तरल में इनकी गति धीमी पड़ जाती है। इनकी गति लगभग 8-9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं दूसरी तरंगें द्वितीयक तरंगें हैं, और इन द्वितीयक तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें, यानी कि ये द्वितीय तरंगें ऐसी होती हैं जो अनुप्रस्थ होती हैं और ये प्रकाश के रूप में चलती हैं, यानी जैसे प्रकाश की तरंगें चलती हैं वैसे ही चलती हैं, अनुप्रस्थ। और इनका माध्यम मध्य चाल जो है वो मध्य होती है। ये ठोस में चलती हैं और तरल में ये नहीं चल पाती हैं, यानी तरल जहाँ पदार्थ होता है तो वहाँ पर ये चट्टानें, ये तरंगें विलुप्त हो जाती हैं। और इनकी चाल लगभग 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों, ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में अंतर ये है कि अनुदैर्ध्य ऐसी तरंगें हैं जैसे कि हम, ये तरंगें सीधी चलती हैं, यानी कि कोई आदमी जब कोई छेनी रख कर और हथौड़ी से बाहर करता है तो छेनी सीधे अंदर घुसती है, तो उसे ही वो तरंग जो उत्पन्न होती है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और जब वहीं कोई अगर रस्सी आगे 2 लोग पकड़कर उसे ऐसे उछालते हैं तो वो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। जो रस्सी में तरंग उत्पन्न होगी वो अनुप्रस्थ तरंग होगी। तो वहीं हमारी ये तृतीय तरंग है वो धरातलीय तरंग, ये पृथ्वी के ऊपर चलती है, यानी कि सरफेस पर तरंग होती है। ये तरंग भी अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश के अनुसार ही चलती है। इसकी चाल सबसे कम होती है, बहुत ही धीमी होती है। ये भी ठोस में तो चलेगी लेकिन तरल में ये नहीं चलेगी, तरल में ये दिखाई नहीं देगी। और इसकी चाल इतनी कम होती है कि ये 1 से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही चल पाती है। लेकिन ये बहुत धीरे चलती है और पृथ्वी के सरफेस पर चलती है, तो इसलिए विनाश इसी से सबसे ज़्यादा होता है। यानी मनुष्य के जीवन पर, मानव जीवन पर प्रभाव इसी के द्वारा पड़ता है, और बाकी आंतरिक तरंगों से मानव जीवन पर प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और इन्हीं तरंगों का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी यही तरंगें हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि इन तरंगों को नापते कैसे हैं। तो ये भूकंप मापने के लिए राशि और फेरल, ये 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना एक मापक बनाया था। और भूकंप जिस यंत्र के द्वारा नापते हैं उसे सीस्मोमीटर के नाम से जानते हैं। और उस सीस्मोमीटर में एक सीस्मोग्राफ बनता है, और सीस्मोग्राफ के में जो भी मानक दिया जाता है, यानी जो मापक होता है, उसे सीस्मो स्केल जो होता है वो 3 तरीके का होता है। ये राशि, फेरल, यानी राशि और फेरल नामक ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक मापक दिया था। उस मापक में 1 से लेकर 11 तक अंक थे। दूसरा मर्केली मापक
यानी मर्केली ने एक मापक दिया था, उसमें 1 से लेकर 12 अंक थे और ये दोनों मापक अनुभव पर आधारित थे, यानी इनमें अनुभव का हिस्सा था और ये अनुभव करके बताया था कि हाँ कितना तीव्र है भूकंप, कितना कम भूकंप है। अब तीसरा रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने ये रिक्टर स्केल दिया था। रिक्टर मापक, इसमें 0 से और 10 अंक तक के मापक होते हैं और ये गणितीय मापन है और आजकल यही प्रचलन में है। इसी के द्वारा मापा जाता है, ये सबसे सटीक माप देता है और इसमें गणितीय माप होती है। हाँ, लेकिन इसमें अंकों का संयोग ऐसा है कि एक अंक के आगे पिछले अंक से अगले अंक की जो वैलिडिटी होती है, यानी उसका जो तीव्रता होती है, वो 10 गुना अधिक होती है। हमारा जैसे 1 और 2 अगर है और 3 है और कहीं भूकंप एक अंक में यानी एक रिएक्टर स्केल पर उसे मापा गया और कहीं पर 2 मापा गया, तो ये इसका दूना नहीं होगा बल्कि ये इसका 10 गुना होगा। और 2 से अगर 3 मापा गया तो 2 और 3 एक अंक नहीं बढ़ेगा बल्कि ये 10 अंक बढ़ेगा, यानी 2 है तो 2 का 10 गुना ये 20 अंक बढ़ जाएगा। अभी तक हमारी पृथ्वी पर कभी भी 10 स्केल का कोई भूकंप नहीं मापा गया है। ये भूकंप की तीव्रता केवल 8-7 तक ही मापी जाती है। तो आइए अब देखते हैं कि ये भूकंप से संबंधित एक नियम जो रीड महोदय ने दिया था, उसे हम इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और ये सिद्धांत ये बताता है कि जब चट्टानों में खिंचाव उत्पन्न होता है तो पृथ्वी के क्रस्ट और इसके निचले क्रस्ट की जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों में जब खिंचाव उत्पन्न होगा तो वो चट्टानें टूट जाएंगी और टूट के वो पुनः ही वहीं पर स्थापित हो जाएंगी। यानी जैसे ही टूटेंगी फिर वहीं पर स्थापित होंगी, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर दूसरी चट्टानें हैं, तो उन चट्टानों से वो चट्टानें दबी हुई हैं, वो जाएंगी कहाँ, वो केवल टूटेंगी। खिंचाव जब उत्पन्न होगा तो चट्टान टूटेगी, टूट के फिर वहीं पर जुड़ जाएगी। इससे जो एक हलचल उत्पन्न होती है, उस हलचल से ही भूकंप आ जाता है। वहीं दोस्तों एक सीस्मोमीटर होता है जिससे कि भूकंप नापा जाता है, सीस्मोग्राफ होता है। और आइसोसीस्मल और होमोसीस्मल 2 तरीके की लाइनें खींची जाती हैं। आइसोसीस्मल लाइन वो है कि जहाँ पर एक ही तीव्रता का, यानी कि अगर कहीं पर 3, 4 या 5 रिएक्टर स्केल का भूकंप एक सा ही आया है तो वो सारे स्थानों को जोड़ने वाली एक रेखा जो खींची जाएगी उसे हम आइसोसीस्मल रेखा कहते हैं। यानी कि यहाँ जब भूकंप उत्पन्न हुआ और एक भूकंप की ऐसी रेखा खींची गई जिस पर के 3 रिएक्टर स्केल की नाप का भूकंप अंकित है, तो वो सारे स्थानों को मिलाने वाली एक रेखा को हम आइसोसीस्मिक रेखा कहते हैं, आइसोसीस्मल रेखा कहते हैं। वहीं होमोसीस्मल रेखा वो है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर ही भूकंप ये 4 बजे आया है, यानी 4 बजे आया है, वह समय को इंगित करता है, तो हम उसे होमोसीस्मल लाइन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये भूकंप की कुछ पेटियां हैं, यानी भूकंप पृथ्वी पर हर जगह नहीं उत्पन्न होता है, ये एक निश्चित स्थान है और ये वही स्थान है जहाँ पर प्लेटों के किनारे मिलते हैं। यानी कि जो प्लेटें पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं, उन प्लेटों के जो किनारे हैं, उन्हीं किनारों के सहारे भूकंप आते हैं। तो उन्हीं किनारों के सहारे ही भूकंप की पेटियां बनी हुई हैं। तो ये पेटियां हैं प्रशांत महासागर तटीय पेटी, ये सबसे बड़ी और सबसे विस्तृत पेटी है। पृथ्वी के 63% भूकंप यहीं पर महसूस किए जाते हैं और ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और जापान और ये फिलीपींस से होती हुई पाई जाती है। वहीं दूसरी पेटी मध्य महाद्वीपीय पेटी है। ये मध्य महाद्वीपीय पेटी हमारे भारत से गुजरती है, यानी कि ये जो हिमालय, हिंदुकुश, अल्ब्रुज और ये अराकान योमा, ये सारे पर्वत हैं, इन पर्वतों से होती हुई और जावा सुमात्रा ये द्वीपों से होती हुई गुजरती है। तो ये तीसरी हमारी एक पेटी है मध्य अटलांटिक पेटी, यानी जो हमारा अटलांटिक
महासागर इस आकार का है, उस अटलांटिक महासागर के बीच में प्लेटों के किनारे हैं, उस किनारों के सहारे जो भी भूकंप आते हैं उसे हम मध्य अटलांटिक पेटी के नाम से जानते हैं। तो ये पृथ्वी पर भूकंप जब ही आता है जब कभी पेटियों इन प्लेटों में खिसकाव उत्पन्न होता है, उसी से पृथ्वी पर भूकंप आता है। तो दोस्तों ये जो है हमारा भूकंप के बारे में कुछ ज्ञान हुआ, और आगे हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।